जो ज्योति ऊतक होते हैं वो क्या होता है, विभाजन वाले ऊतक होते हैं, यानी कि उसमें कोशिका में विभाजन होकर नए आपका जो पौधों के ऊतक बनते हैं। कोशिका से पौधा हमारे पास है, उसके सबसे ऊपर का भाग, जो ऊपर वाला भाग दिख रहा है, इसमें पाया जाएगा आपका क्या, शीर्षक पाया जाएगा। और हम बात करें जड़ और तना बोले तो जड़ में देखिए साथियों, जड़ में ये वाला पार्ट जो है, टी वाला पार्ट, ये वाला पार्ट हो गया, इसको हटा देते, ये वाला पार्ट हो गया, ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट, ये समय क्या पाया जा रहा है, ये समय आपका पाया जा रहा है शीर्षक। अगर यहाँ से साथियों काट देंगे तो वृद्धि करना बंद करेगा। नमस्कार साथियों, मैं हूं राजकुमार और आप देख रहे हैं साइंस बाय राजकुमार। साथियों, आपका जो एक चैप्टर है हमने आपके लिए क्या स्टार्ट किया है, बेसिकली ग्रुप डी और एनटीपीसी के लिए एनसीईआरटी साइंस बैच। जो ये कर लेगा उसका साइंस में बेड़ा पार है। ग्रुप डी में आसानी से 25 में 25 वो ला लेगा। चाहे कोई भी एग्जाम में साइंस पूछता है, उसका साइंस का झंझट बिल्कुल ज़िंदगी भर के लिए खत्म हो जाएगा। इसी बैच का नाम क्या साथियों, एनसीईआरटी साइंस बैच। तो साथियों इसमें एक क्लास आपका यानी कि कोशिका सेल साथियों पूरा खत्म हो गया है। और अच्छी बात यह है कि ख़त्म होने के बाद मैंने उसका प्रैक्टिस भी करवा दिया है ना। तो अगर आप साथियों ग्रुप डी के नौकरी लेना चाहते हैं तो आपको साइंस मजबूत होना चाहिए। तो मैंने स्टार्ट किया एकदम फ्री, आपको पेड कोर्स की तरह इसमें पढ़ाया जा रहा है, एकदम लाइन बाय लाइन। कितना भी कमजोर आप में साइंस है तो आप आसानी से समझ सकते हैं। एक बार जाके देखिए, प्लेलिस्ट में जाके देखिए, पूरा क्लास स्टार्टिंग से देखिए और नोट्स आपने बनाते जाइए, ठीक है ना। तो आज इस श्रृंखला में आगे बढ़ते हुए हम क्या पढ़ेंगे, ऊतक पढ़ेंगे। और इसका मैं नोट्स वाइज आपको पढ़ाऊंगा। मैं एक बार दिखा देता हूँ आपको, ठीक है। तो देखिए ये हमने आपका जो है आपका पीडीएफ अच्छे से बना दिया। आपको पीडीएफ की तरह पढ़ा जाएगा, इसलिए बिल्कुल चिंता आपको नहीं लेना है, ठीक है ना। तो पीडीएफ की तरह आप हमको पढ़ाएंगे और आपको नोट्स भी देंगे। इसलिए कह रहे हैं कि आपको टेलीग्राम साथियों क्या करना है, एकदम ज्वाइन कर लेना। टेलीग्राम का नाम क्या हमारा है, साइंस बाय राजकुमार। एकदम इसको भूलना, टेलीग्राम ज्वाइन करना एकदम भूलिए ही मत, क्योंकि क्लास आपको पूरा जानकारी, आपका क्लास का इन्फॉर्मेशन, वैकेंसी का इन्फॉर्मेशन, एवरीथिंग सब कुछ आपको साथियों टेलीग्राम पर मिलता है। इसलिए मस्ट ज्वाइन करें। हम कोई इन्फॉर्मेशन आपको वीडियो बना के नहीं देते हैं, क्योंकि वीडियो बना के इन्फॉर्मेशन देंगे तो बेकार है वो, ठीक है ना। तो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वही बनाते हैं, लेकिन सारा जानकारी आपको टेलीग्राम पर, सिर्फ टेलीग्राम जरूर ज्वाइन करें, ठीक है ना। तो चलिए साथियों हम स्टार्ट करते हैं आज का क्लास, ठीक है ना। और चैनल को साथियों सब्सक्राइब कर दीजिएगा, है ना। और बेल आइकन दबा दीजिएगा। कमेंट अपना वीडियो खत्म होने के बाद प्यारा सा जरूर कीजिएगा, ठीक है ना। और शेयर भी जरूर कीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। टिश्यू मतलब साथियों क्या था, ऊतक। साथियों जो टिश्यू साथियों है ना, टिश्यू आपका एक फ्रेंच वर्ड है। क्या है, फ्रेंच वर्ड है। और इसका मतलब साथियों होता है बनावट। टिश्यू आपका क्या, एक फ्रेंच वर्ड है जिसका मतलब क्या होता है, बनावट होता है। क्या होता है, बनावट होता है। तो टिश्यू आखिर होता क्या है साथियों, आप कोशिका से भली भांति परिचित अच्छे तरीके से होंगे। क्या होता है साथियों, जब एक ही प्रकार के कोशिका, क्या बोला मैंने, एक ही प्रकार के कोशिका, अगर बहुत सारे एक ही प्रकार के कोशिका मिल जाए ना, तो मेरे भाई बन जाता है ऊतक का निर्माण। जैसे मान चले हमारे पास 50 कोशिका है, 50 क्या है, सेल है। और ये 50 सेल का काम साथियों एक ही प्रकार का है। तो ये सभी मिलकर क्या बना लेंगे, ये 50 सेल मिलकर क्या बना लेंगे, एक टिश्यू बना लेंगे मेरे भाई। और वो एक तरह के कार्य को संपन्न करेंगे। तो वो आपका क्या होता है, ऊतक होता है। तो अगर आपको कोई पूछे ना कि ऊतक आखिर होता क्या है, तो सिंपल सा भाई मेरा आंसर है, एक प्रकार के कोशिकाओं के समूह को टिश्यू कहेंगे, या सिंपल बोलिए ग्रुप्स ऑफ सेल इज कॉल्ड टिश्यू। सिंपल बात, ठीक है ना। तो अब जरा पढ़ देते हैं यहाँ पर हम अच्छे तरीके से, आपको लिख भी दिए हैं। वे कोशिकाएं जो आकृति में एक समान होती है, मैंने बोला आकृति में एक समान होती है, दिखने में एक समान हो, हर एक चीज़ एक समान का हो, तथा किसी कार्यों को एक साथ संपन्न करें। अब एक ही प्रकार का कोशिका है तो वो क्या करेगा, उनका कार्य एक ही है। तो अब वो क्या करेंगे, ग्रुप्स में मिलकर कार्य करेंगे। वो क्या करेंगे, ग्रुप्स में मिलकर कार्य करेंगे, तो ज़्यादा कार्य होगा। तो इस प्रकार का जो समूह साथियों बनेगा ना, वो ऊतक होगा। वे कोशिकाएं जो आकृति में एक समान होती है तथा किसी कार्यों को एक साथ संपन्न करती है, तो वो क्या कहलाएंगे, ऐसी जो समूह बनेगी कोशिकाओं की, वो साथियों आपकी ऊतक बनेगी। या सिंपल आप बोल सकते हैं ग्रुप्स ऑफ सेल इज कॉल्ड टिश्यू। कोशिका के समूह को हम क्या कहते हैं, ऊतक कहते हैं, ठीक है साथियों। सारा चीज़ आपके लिए मैंने यहाँ पर लिखा। देखिए कितना अच्छे से हमने आपके लिए पीडीएफ तैयार किया, अच्छा एकदम सुंदर तरीके से, ठीक है। टिश्यू का मतलब साथियों क्या था, बनावट। ये एक फ्रेंच शब्द से लिया गया। हम लोग भारतीय वैज्ञानिकों ने इसका नाम क्या रख दिया है, ऊतक रख दिया है। टिश्यू का नाम क्या रख दिया, ऊतक रख दिया। लेकिन टिश्यू शब्द किससे आया है, ये आपका फ्रेंच भाषा से आया है, जिसका मतलब क्या होता है, बनावट होता है। समझ गए ना। जेवियर बिचेट नामक एक वैज्ञानिक था जिन्होंने ऊतक शब्द का प्रयोग किया था, यानी कि टिश्यू शब्द का उपयोग किया था। तो अगर मान चलिए पूछ दे, जैसे कोशिका का खोज तो आपको पता है कि रॉबर्ट हुक ने किया था 1665 में। तो अगर ऊतक की बात करें तो ऊतक की खोज किसने की साथियों, जेवियर बिचेट ने। आप सिंपल बिचेट याद रख लीजिए, जेवियर याद रखने का कोई ज़रूरत आपको नहीं है। और ईस्वी 1801, ठीक है ना। ईस्वी अगर नहीं याद रखते हैं तो आज तक तो नहीं देखे हैं कि ईस्वी कभी पूछा गया है, लेकिन उस ऊतक की खोज किसने की है ये पूछा गया है। तो इसलिए आपको याद रखना है, ऊतक की खोज बिचेट नामक वैज्ञानिक ने की है।
ऊतक का अध्ययन क्या कहलाता है? तो हिस्टोलॉजी कहलाता है। क्या कहलाता है? अध्ययन। मतलब कि जीव विज्ञान की ऐसी शाखा जिसमें हम क्या करेंगे, जितने भी ऊतक है ना उसके बारे में अध्ययन करेंगे। अध्ययन करने का मतलब क्या हुआ? कोई ऊतक खराब हो गया, कोई ऊतक कैसे कार्य कर रहा है, कोई ऊतक में कितना द्रव है, कोई ऊतक की कोशिका के बीच कैसे एक कार्य को कर रहे हैं ना। तो यानी कि ऊतक के बारे में हम जो कार्य करेंगे ना उसके बारे में अध्ययन करेंगे, तो वो अध्ययन क्या कहलाएगा साथियों? वो कहलाएगा हिस्टोलॉजी। और इसको हिंदी में बोलेंगे औतकी या ऊतक विज्ञान बोलेंगे। समझ गए ना? तो हिंदी भी याद रख लीजिए। तो ऊतक का अध्ययन हिस्टोलॉजी। यहाँ तक समझ गए हम। आगे साथियों बढ़ते हैं। आगे साथियों क्या है, ये तो मैंने आपको बता ही दिया कि बहुत सारे सेल साथियों मिलेंगे तो क्या बनेगा साथियों? टिश्यू मिलेगा। अभी तो टिश्यू पढ़ रहे हैं। अब साथियों जैसे जैसे टिश्यू मिल जाएगा ना, अब मान चलिए कोई 10 गो टिश्यू है। क्या है? 10 गो टिश्यू है। अब ये 10 टिश्यू जो है एक आकृति के हैं, समान कार्य करते हैं। तो ये 10 टिश्यू मिलकर एक अंग बना लेंगे। क्या बना लेंगे? एक अंग बना लेंगे। यानी कि बहुत सारे टिश्यू मिलेंगे तो ऑर्गन बनेगा, अंग बनेगा। अब उसी तरह बहुत सारे ऑर्गन मिलेंगे तो ऑर्गन सिस्टम बनेगा, मतलब अंग तंत्र। अब बहुत सारे ऑर्गन सिस्टम मिल जाएंगे तो पूरा पूरा हमारा क्या बन जाएगा साथियों? ह्यूमन बॉडी बन जाएगा, मानव का शरीर बन जाएगा, जंतु का शरीर बन जाएगा। उम्मीद है ये चीज़ें आप अच्छे तरीके से समझ गए ना। तो आगे हम बढ़ते हैं। अब देखते हैं साथियों पादप ऊतक के प्रकार। क्या देखते हैं? पादप ऊतक के प्रकार। पादप ऊतक का साथियों प्रकार जो देखे हैं ना, ये पता है हम किसके आधार पर देखें? ये अगर मन चला आधार पूछ ले कि पादप ऊतक को हम 2 भाग में बांटे हैं, एक विभज्योत ऊतक में, एक अस्थायी ऊतक में। तो मेरे भाई इसका आधार बताइए। एग्जाम में पूछ लेगा कि पादप ऊतक को 2 भाग में बांटा गया, विभज्योतक ऊतक और अस्थायी ऊतक। इंग्लिश भी याद रखना है क्योंकि मेरिस्टेमेटिक इंग्लिश होता है ना इसको डायरेक्ट हिंदी में ऐसे लिख देता है, ऐसे लिख देगा मेरिस्टेमेटिक, ऐसे लिख देगा। तो आप क्या कीजिएगा उस समय? विभज्योत ऊतक तो आपको याद है लेकिन इंग्लिश याद नहीं है। तो बायोलॉजी में अक्सर ऐसा देखा जाता है कि हिंदी इंग्लिश को इंग्लिश में लिख दिया जाता है हिंदी के रूप में। समझ गए ना? इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ जो चीज़ साथियों मैं बोल रहा हूँ ना, आप उसको नोट डाउन जरूर करते जाइए, ठीक है ना। तो पादप ऊतक के 2 प्रकार हुए, एक विभज्योतक, एक अस्थायी। आधार क्या है? आधार है विभाजन, कोशिका विभाजन। लिखिएगा, लिख लीजिए इस पॉइंट को। ये पॉइंट हम नहीं लिखे हैं। कोशिका विभाजन के आधार पर लिख लीजिए। कोशिका कॉपी में लिखिए, जो नहीं लिख रहा है समझिए उसका कुछ भला होने वाला नहीं है। कोशिका विभाजन के आधार पर पादप ऊतक को 2 पार्ट में बांटा गया। समझ गए ना? और कौन कौन सा है हमने यहाँ पर लिखा ही है। पहला विभज्योतक, दूसरा अस्थायी। अब साथियों जो विभज्योतक ऊतक है ना, विभज्योतक ऊतक है, ये आपके 3 पार्ट में होते हैं। कितने पार्ट में बांटते हैं इनको? 3 पार्ट में साथियों इनको हम बांटते हैं। एक हो गया शीर्षस्थ, एक हो गया शीर्षस्थ, एक हो गया पार्श्वस्थ और एक हो गया अंतर्विष्ट अंतर्वेशी। अंतर्विष्ट बोलिए या आप अंतर्वेशी बोलिए, बात एक ही है। इनको साथियों हम प्रैक्टिकल से समझें। क्या समझें? इनको हम प्रैक्टिकल से आपको हम पौधा लेकर समझाते हैं अच्छे तरीके से, ठीक है ना। तो कृपया करके आप इस वीडियो को देखिए, फिर आपको समझ आएगा कि शीर्षस्थ क्या होता है पौधों में, पार्श्वस्थ क्या होता है, अंतर्विष्ट क्या होता है। इसको आप देखिए अच्छे से। तो देख सकते हैं हमारे पास अब एक पौधा है। इससे मैं आपको समझाऊंगा कि पादप ऊतक जो साथी जो 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है आपका अस्थायी ऊतक, एक होता है विभज्योत ऊतक। जो विभज्योत ऊतक होते हैं वो क्या होते हैं? विभाजन वाले ऊतक होते हैं, यानी कि उसमें कोशिका में विभाजन होकर नए आपका जो पौधों के ऊतक बनते हैं, कोशिका से नए ऊतक बनते हैं। तो मैं बताऊंगा कि जो विभज्योत ऊतक है वो 3 प्रकार के होते हैं। वो किस आधार पर? स्थिति के आधार पर। किस आधार पर? स्थिति के आधार पर 3 पार्ट में विभज्योत ऊतक को बताया गया। तो इनको प्रैक्टिकल करके समझते हैं। देखिए पहला कौन सा है? शीर्षस्थ, एपिकल मेरिस्टेमेटिक। दूसरा क्या आपका? लेटरल, पार्श्वस्थ विभज्योत ऊतक। तीसरा क्या आपका? अंतर्वेशी या इसको अंतर्विष्ट बोलते हैं, इंटरकेलरी मेरिस्टेमेटम। तीनों को समझते हैं, तीनों आखिर होता क्या एक पौधा में। सबसे पहला कौन सा होता है? शीर्षस्थ। शीर्षस्थ जैसा कि नाम से पता चलता है, शीर्षस्थ मतलब शीर्ष ऊपर में। तो साथियों क्या होता है? शीर्षस्थ जो विभज्योत ऊतक होता है वो आपका टिप मतलब सबसे ऊपर भाग, टिप में पाया जाता है। जैसे ये देख लीजिए, पौधा हमारे पास है, उसका सबसे ऊपर का भाग जो ऊपर वाला भाग जो दिख रहा है इसमें पाया जाएगा आपका क्या? शीर्षस्थ पाया जाएगा। और हम बात करें जड़ और तना बोले तो जड़ में देखिए साथियों, जड़ में ये वाला पार्ट जो है टिप वाला पार्ट, ये वाला पार्ट हो गया, इसको थोड़ा हटाए तो ये वाला पार्ट हो गया, और ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट, ये सब में क्या पाया जा रहा है? ये सब में आपका पाया जा रहा है शीर्षस्थ। अगर यहाँ से इसको हम साथियों काट देंगे तो वृद्धि करना बंद कर देगा, काट देंगे तो वृद्धि करना बंद कर देगा। क्यों वृद्धि करना बंद कर देगा? क्योंकि इसमें जो ऊतक जो पाया जाता था शीर्षस्थ विभज्योत ऊतक, उसको मैंने काट दिया तो वृद्धि करना बंद कर देगा। उसी तरह यहाँ पर अगर इसका पूरा ये काट देंगे, है ना, तो ये क्या करना? वृद्धि करना बंद कर देगा। क्यों? क्योंकि हमने शीर्षस्थ ही इसका काट दिया, तो कैसे वृद्धि करेगा? समझ गए ना। तो इस तरह से आपका शीर्षस्थ समझ गया। अब हम बात करते हैं दूसरा पार्श्वस्थ। पार्श्वस्थ कहाँ पाया जाता है? ये आपका तना में पाया जाता है। देखिए तना आपका सब जगह पाया जाएगा, तना जड़ सब में पाया जाएगा, बस वो क्या होता है? साइड में। पार्श्वस्थ कहाँ पाया जाएगा? साइड में। जैसे ये आपका पौधा है तो इसको देखिए, ये जो आपका देख रहा है, जो देख रहा है आप, जो ये ठल्ली देख रहे हैं पूरा, ये हम इसको ठल्ली बोलते हैं अपने गाँव भाषा में, टहनी भी बोलते हैं, तना बोलिए। ये जो तना है ना साथियों, तना अभी देखिए थोड़ा ये कम मोटा है, तो ये जो मोटा होगा ना, बहुत ज़्यादा मोटा होगा, देख होगा,
तो ये मोटा क्यों होगा? क्योंकि इसमें पाया जा रहा है पार्श्वस्थ। पार्श्वस्थ के कारण इनका व्यास जो है, इनकी चौड़ाई क्या है, बढ़ती जाएगी। और जड़ भी थोड़ा थोड़ा मोटा होगा, तो जड़ भी जो मोटा होगा साथियों, इसकी चौड़ाई में जो वृद्धि होगी वो किसके कारण? पार्श्वस्थ के कारण। ये समझ गए आप? अब समझते हैं साथियों हम अंतर्वेशी। अंतर्वेशी मतलब ये साथियों कहाँ पाया जाएगा आपका? ये पाया जाता है टहनियों के परों में। जैसे जहाँ जहाँ से शाखा निकल रहा है ना, जहाँ से शाखा निकल रहा है, जहाँ से शाखा निकल रहा है वहाँ पाया जा रहा है अंतर्वेशी। जैसे देखिए ये आपका एक शाखा निकला है, ये जो आपका दिख रहा है ये आपका शाखा निकला है। तो ये शाखा कहाँ से निकला? ये शाखा निकला यहाँ से। तो यहाँ पर क्या पाया जा रहा है? अंतर्वेशी पाया जा रहा है। और पत्ते में जैसे देखिए ये पत्ता के लिए, ये पत्ता कहाँ से उगा है? ये पत्ता निकला कहाँ से? ये पत्ता निकला यहाँ से निकला है। तो यहाँ पर पाया जा रहा है अंतर्वेशी। समझ गए ना? तो उम्मीद है कि तीनों तक आप प्रैक्टिकली अच्छे से समझ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं। तो उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे कि विभज्योत के ऊतक में शीर्षस्थ, पार्श्वस्थ और अंतर्विष्ट कहाँ कहाँ होता है। अब हम इनके बारे में देख लेते हैं कि थोड़ा इसके बारे में पढ़ लेते हैं, जो लिखे हैं उसको पढ़ लेते हैं। और उससे पढ़ने से पहले थोड़ा अस्थायी ऊतक के प्रकार देख लेते हैं, ये कितने प्रकार होते हैं। फिर तो इन सबको हम पढ़ करेंगे हर एक चीज़ को, ठीक है ना। तो इधर देखिए साथियों हम लिखे हैं अस्थायी ऊतक। अस्थायी ऊतक साथियों क्या होता है? ये कुछ अलग, ये कोई ऊतक जो आपका अलग से पौधा में नहीं बनता है, बल्कि साथियों विभज्योत की ऊतक से ही बनता है। ये जो विभज्योत की ऊतक है ना, विभज्योत की ऊतक है, विभज्योत की ऊतक से ही साथियों क्या बनता है? अस्थायी ऊतक होता है। विभज्योत की ऊतक क्या होता है? वैसे ऊतक जिनमें कोशिका विभाजन की क्षमता होती है, उसे विभज्योत की ऊतक कहते हैं। और अस्थायी ऊतक किसे कहेंगे? वैसे ऊतक जिनमें कोशिका विभाजन की क्षमता नहीं होती है और जो विभज्योत की ऊतक से ही बनते हैं, उसे हम क्या कहेंगे? अस्थायी ऊतक कहते हैं। तो अस्थायी ऊतक कोई विशेष प्रकार का ऊतक नहीं है, ये बल्कि विभज्योत की ऊतक से ही बनता है। यानी विभज्योत की ऊतक समझिए बच्चा है और अस्थायी ऊतक उसका बाप है, यानी बूढ़ा है ना। तो जब बच्चा आप क्या, वो भी एक दिन बाप बनेगा कि नहीं बनेगा? तो बच्चा का बाप हो गया अस्थायी ऊतक। अस्थायी ऊतक क्या हो गया? बूढ़ा हो चुका है, इनमें कोशिका विभाजन की क्षमता नहीं है। समझ गए ना बात को? आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं अस्थायी ऊतक के कितने प्रकार होते हैं। तो देखिए हमने यहाँ पर लिख दिया अस्थायी ऊतक के प्रकार। समझ गए साथियों? एक होता है सरल अस्थायी ऊतक, एक होता है जटिल अस्थायी ऊतक। एक सरल अस्थायी ऊतक, एक जटिल अस्थायी ऊतक। अब सरल अस्थायी ऊतक भी साथियों क्या होता है? ये 3 प्रकार के होते हैं, एक मृदु ऊतक, एक स्थूल कोण ऊतक, एक दृढ़ ऊतक। इंग्लिश इसका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, याद रखना। अगर इंग्लिश याद नहीं रखते हैं तो समझिए आपका क्वेश्चंस, आप पढ़े हुए हैं फिर भी आपका क्वेश्चन एग्जाम में छूट सकता है। इस बात की मैं आपको सही जानकारी दे रहा हूँ। पेरेन्काइमा इसका इंग्लिश होता है ना, पेरेन्काइमा पता है कैसे लिख देता है? ये लोग बड़ी खच्चर है एग्जाम देने वाला, एग्जाम क्वेश्चन सेट करने वाला। पेरेन्काइमा पता है ये ऐसे लिख देता है, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि इसको इंग्लिश हिंदी दोनों में याद रखो। और हिंदी में क्या कहते हैं? मृदु ऊतक, कोलेनकाइमा, स्केलेनकाइमा, सब आपको याद रखना पड़ेगा। और जटिल अस्थायी ऊतक कितने प्रकार के? 2 प्रकार के, जाइलम और फ्लोएम। नाम तो सुने ही होंगे, समझ गए ना। अब पूरा चीज़ आप देख लिए। अब हम पढ़ते हैं पहला कौन सा आपका है? पहला कौन सा आपका इधर है? विभज्योत की। इसका तो मैंने आपको बता ही दिया कि ये कहाँ कहाँ देखने को मिलता है। अब इसके बारे में जो पॉइंट हम बताएंगे उसको आप नोट डाउन करते जाइएगा, ठीक है ना। तो पॉइंट ये रहा। तो पहला हम क्या देखते हैं? शीर्षस्थ। किसका पार्ट है ये तीनों किसका पार्ट है? तो बोलेगा विभज्योतक का पार्ट है। विभज्योतक किसे कहते हैं? ऐसे ऊतक जिनमें क्या होता है? विभाजन की क्षमता होती है। जिसमें क्या साथियों? विभज्योतक ऊतक में साथियों जो है, तो मैं इसके बारे में आपको एक चीज़ बताता हूँ, उसको आप लिख लीजिएगा, ठीक है ना। इस पॉइंट को साथियों हम पीडीएफ में ऐड नहीं करेंगे, तो इसलिए इसको आप लिख लीजिए। विभज्योतक के बारे में देखते हैं। हालांकि ये चीज़ें मैंने एनालिसिस में आपको बहुत बढ़िया से कराया था, ये उसी का चित्र मैंने लिया है। जो एनालिसिस जो एलपी का था ना, उसमें जो मैंने कराया था ना, उसमें ये मैंने पूरा बताया था विभज्योतक के बारे में कि इसकी कोशिका द्रव कैसे होते हैं, रसधानी होता है कि नहीं होता है, ठीक है ना। इसके बारे में देखते हैं साथियों। विभज्योत की ऊतक क्या होती है? विभज्योत की ऊतक की कोशिकाएं अत्यधिक क्रियाशील होती है। क्रियाशील कहने का मतलब क्या है? अभी जैसे आपका पता है कि धातु क्या होता है? धातु आपका अभिक्रियाशील ज़्यादा होता है। उनमें से भी कौन सा? पोटेशियम हो गया, सोडियम हो गया, कैल्शियम हो गया। तो ये सब क्या है? अधिक अभिक्रियाशील होते हैं। उसी तरह साथियों विभज्योत की ऊतक की कोशिकाएं क्या होती है? अत्यधिक क्रियाशील होती है। कहने का मतलब, क्रियाशील होने का मतलब यहाँ पर यह है कि इनमें क्या है? कोशिका विभाजन की क्षमता होती है। विभज्योत की ऊतक की कोशिका में कोशिका विभाजन की क्षमता होती है, जिससे क्या होता है? पौधों में प्राथमिक वृद्धि होती है। पौधों में क्या होता है? प्राथमिक वृद्धि होती है, और इसे प्राथमिक ऊतक भी कहा जाता है। समझ गए ना साथियों? तो वही हम लिखे हैं, विभज्योत की कोशिका अत्यधिक क्रियाशील होती है। उनके पास बहुत अधिक कोशिका द्रव होता है। मान चलिए आपका क्या है? विभज्योत की ऊतक की कोशिका, जैसे पौधा का जो ऊतक होता है उसका कोशिका के साथ साथी होता है, थोड़ा सा चौकोर टाइप का होता है। ये आपका क्या है? पौधा की कोशिका होता है, थोड़ा सा चौकोर टाइप का होता है। और जंतु कोशिका आपका गोल टाइप का होता है। तो साथियों इसमें क्या है साथियों? जो कोशिका द्रव साथियों इसमें होगा, ये क्या होता है? कोशिका द्रव क्या साथियों? बहुत ही ज़्यादा होता है, अधिक कोशिका द्रव होता है। क्या होता है? अधिक आपका कोशिका द्रव होता है और कणयुक्त होता है। इसमें क्या पाए जाते हैं? कण पाए जाते हैं। और इसमें साथियों क्या है? कोशिका भित्ति जो होती है वो क्या होता है साथियों? पतली कोशिका भित्ति होती है। कोशिका भित्ति कैसी होती है? पतली कोशिका भित्ति होती है। और स्पष्ट केंद्रक होते हैं। केंद्रक क्या होते हैं? स्पष्ट होते हैं। अब आपको पता है कि कोशिका है तो उसके अंदर क्या होगा साथियों? उसके बीच में केंद्रक होता है, लेकिन इसका बीच में थोड़ा सा साइड में होता है।
और उनके पास राजधानी नहीं होती है। जो साथियों विप्रोज्योति ऊतक है, इसके पास क्या होती है, राजधानी का अभाव होता है। यही क्वेश्चन डायरेक्ट पूछा था एलपी में, जो कि मैंने आपको उसके चलते ये पूरा विप्रोज्योति ऊतक के बारे में आपको मैंने बताया था उस समय, ठीक है ना। तो जो जो पॉइंट साथियों लिखे यहाँ पर, इस सबको एकदम नोट डाउन कर लीजिए। बाकी ये जो चित्र देख रहे हैं, इस चित्र को मैं पहले ही बता चुका हूँ एनालिसिस में, और मैंने आपको वीडियो में मैंने आपको बता दिया प्रैक्टिकल से। आगे बढ़ते हैं, अब देखते हैं इसके बारे में। शीर्षस्थ विप्रोज्योति ऊतक, मैंने बता दिया शीर्षस्थ कहाँ होता है, इसके बारे में सिर्फ आप बोलते जाएंगे। यह तने एवं जड़ के शीर्ष पर वृद्धि वाले भागों में पाया जाता है। इसे क्या कहते हैं, प्राथमिक ऊतक भी कहते हैं। क्योंकि ये प्राथमिक ऊतक क्यों कहते हैं, या ऐसे प्राथमिक वृद्धि भी कहते हैं। क्यों कहते हैं, क्योंकि ये क्या करता है, लंबाई में वृद्धि करता है। और सारा चीज़ मैंने आपको बोल ही दिया, तो उतना मैं नहीं बोलूँगा, ठीक है ना। बाकी इसको आप क्या करिए, कॉपी लेकर नोट डाउन करते हैं। फिर बात करते हैं पार्श्वस्थ का। यह जड़ एवं तनों की चौड़ाई को बढ़ाता है, मैंने आपको बोल ही दिया। ये क्या होते हैं, द्वितीयक ऊतक होते हैं। यहाँ पर ऊतक लिख लीजिएगा, ठीक है। ये क्या होते हैं, द्वितीयक ऊतक होते हैं। क्या होते हैं, द्वितीयक ऊतक होते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, इससे समवहन ऊतक का निर्माण होता है। अब बोलेगा समवहन ऊतक क्या होता है, समवहन ऊतक होता है जो पौधों को क्या करे साथियों, पोषक तत्व और भोजन प्रदान करे। जैसे पौधों को जल पहुँचाए, खाना पहुँचाए, ये सब जो ऊतक कार्य करता है ना, उस ऊतक को बोलते हैं समवहन ऊतक। और समवहन ऊतक कौन होते हैं, अभी जस्ट पढ़ेंगे। जाइलम फ्लोएम होते हैं, सिंपल सी बात है, उनको भी देखेंगे हम, ठीक है ना। तो पार्श्वस्थ भी समझ गए आप, बाकी बता दिए डिटेल आपको हम थ्योरी में, प्रैक्टिकल में। अंतर्वेशी विप्रोज्योति ऊतक, या इसको अंतर्वेष्टि भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, अंतर्वेष्टि भी बोलते हैं, इंटर कैलरी मेरिस्टेम। ये क्या होता है, ये ऊतक पत्तियों के आधार में बता दिए या टहनी के पर्व के दोनों ओर उपस्थित होते हैं। समझ गए ना, सब चीज़ बोल दी है। आगे बढ़ते हैं। अब हम साथियों बात करते हैं सरल अस्थायी ऊतक की। सरल अस्थायी ऊतक में कौन कौन आते हैं, आपको पता है अस्थायी ऊतक दो प्रकार के, एक सरल अस्थायी ऊतक, एक आपका होता है जटिल अस्थायी ऊतक। ये इनके प्रकार कौन कौन है उसको हम देखते हैं। तो पहला साथियों क्या होता है, मृदु ऊतक। पहले ही हम आपको बता दिए मृदु ऊतक, इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, पैरेन्काइमा। लेकिन आपको हिंदी में भी इसका नाम याद रखना पड़ेगा, नहीं तो क्वेश्चन आपसे छूट सकता है साथियों। आपको पता नहीं चलेगा कि पैरेन्काइमा कौन है और मृदु ऊतक कौन है। अब बात यह है कि एक क्या नाम है दोनों का। तो पैरेन्काइमा के बारे में पढ़ते हैं। पैरेन्काइमा साथियों क्या होता है, इसकी सेल वॉल पतली होती है। ध्यान रखिएगा, डायरेक्ट प्रश्न पूछ लेता है कि निम्नलिखित में से पैरेन्काइमा के बारे में कौन सा कथन सही है, ऐसा प्रश्न पूछ लेता है। और जिसको इसकी विशेषता याद रहेगी वही प्रश्न को बना पाएगा। तो पैरेन्काइमा साथियों होती है इसकी सेल वॉल। सेल वॉल मतलब क्या होता है, कोशिका भित्ति। सही, आपका कोशिका है, कोशिका के ऊपर क्या होता है, कोशिका झिल्ली होता है। और कोशिका झिल्ली के ऊपर भी एक परत होता है जिसको बोलते हैं कोशिका भित्ति, रक्षा प्रदान करता है। समझ गए ना। तो इसकी कोशिका भित्ति कैसी होती है, पतली होती है, किसकी, मृदु ऊतक की। और बात करें साथियों हम, और बात करें तो साथियों इसकी सेल वॉल क्या होता है, जीवित होती है। मृदु भले नाम है तो इसको मृत मत समझना, मृदु भले नाम है तो इसको मृत नहीं समझना। इसकी कोशिका कैसी होती है, जीवित होती है। कई क्या करते हैं, मृदु देख के सीधे मार देते हैं कि मृदु ऊतक की कोशिका मृत होती है। नहीं भाई, जीवित होती है। मृदु ऊतक कोशिका कैसी होती है, जीवित होती है। इनमें अंतर कोश के स्थान पाया जाता है। जैसे मान लीजिए साथियों कि मृदु ऊतक का कोशिका, ये मृदु ऊतक कोशिका हो गया, ये मृदु ऊतक का कोशिका मान लीजिए कोशिका, इस तरह क्या है, कोशिका है। तो इस कोशिका के बीच में साथियों क्या होता है, गैप पाया जाता है। तो ये देख लीजिए गैप है ना, ये देखिए ये कोशिका के बीच में गैप है ना। तो मृदु ऊतक की कोशिका में क्या होता है साथियों, गैप पाया जाता है। तो हम बोलेंगे अंतरकोश के। अंतरकोश का मतलब क्या हुआ, कोशिका के बीच स्थान को अंतरकोश के स्थान कहते हैं। तो मृदु ऊतक में अंतरकोश के स्थान पाए जाते हैं। ये भी सवाल एलपी में पूछा गया था, ठीक है ना। फिर बात करते हैं इसका कार्य क्या है साथियों। इसका कार्य है भोजन का पैकेजिंग करना। भोजन का पैकेजिंग कौन करता है, भोजन का पैकेजिंग बोलिए, भंडारण बोलिए, ये सब करने में मदद कौन करता है, तो पौधों का एक ऊतक है जिसका नाम है मृदु ऊतक। समझ गए ना। तो मृदु ऊतक पैकेजिंग का भी काम करता है। इसका ट्रिक बताएं, पौ से देखिए, पी से पैरेन्काइमा होता है ना, पी से पैरेन्काइमा होता है, पी से पैरेन्काइमा और पी से पैकेजिंग, पी से पैरेन्काइमा पी से पैकेजिंग। तो इस ट्रिक से आप याद रख सकते हैं। अगर ये हेल्पफुल है तो आप लाइक कर दीजिए वीडियो को, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखिए साथियों, कुछ मृदु ऊतक में क्या होता है, हरित लवक पाए जाते हैं। कुछ मृदु ऊतक यानी साथियों जो पैरेन्काइमा होते हैं, सभी में नहीं, कुछ पादप ऐसे होते हैं जिनके पैरेन्काइमा में क्या पाए जाते हैं, क्लोरोफिल पाए जाते हैं। क्लोरोफिल मतलब बोल सकते हैं आप क्लोरोप्लास्ट, क्योंकि क्लोरोप्लास्ट के अंदर ही होता है क्लोरोफिल। यहाँ हम क्या लिखा है, हरित लवक। हरित लवक क्या है, लवक का एक प्रकार है जो कि प्रकाश संश्लेषण में मदद करता है। तो हरित लवक पाए जाने के कारण क्या होता है कि वो पौधे क्या होते हैं, प्रकाश संश्लेषण कर पाते हैं। और जिस पैरेन्काइमा में हरित लवक पाया जाता है, या आप बोल दीजिए पर्णहरित पाया जाता है, तो उस मृदु ऊतक को क्या कहते हैं, उसका एक स्पेशल नाम है, इसको क्लोरेन्काइमा कहते हैं और हिंदी में हरित ऊतक कहते हैं। समझ गए ना। तो इस बात को ध्यान रखना। और कुछ पैरेन्काइमा ऐसे हैं जिनमें एक गुण होता है कि उनमें जो वायु गुहिकाएँ होती हैं ना, उस कोशिकाओं के मध्य जो होती है वायु गुहिकाएँ होती हैं, जो कि उसको तैरने में मदद करता है। जैसे अब हाइड्रिला का पौधा देख लीजिए, है ना, तो वो आपका क्या है,
एरेनकाइमा का उदाहरण है। तो जो जलीय पौधे का बात हो रहा है, जलीय पौधों में मृदु तक की कोशिकाओं के मध्य हवा की बड़ी गुहिकाएं मतलब हो गया खाली जगह, गुहिका मतलब खाली जगह, कैविटी बोलते हैं इंग्लिश में, जो पौधों को तैरने में मदद करती है, इन्हें क्या कहते हैं, वायु ऊतक कहते हैं या एरेनकाइमा कहते हैं, वायु ऊतक एरेनकाइमा। क्योंकि बायन्स फोर्स लगता है ना, उत्प्लावन बल के कारण क्या है वो तैर पाते हैं। समझ के साथियों, आगे बढ़ते हैं, स्थूल कोणोत्तक के बारे में देखते हैं। देखिए स्थूल कोणोत्तक, इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, कोलेनकाइमा। क्या कहते हैं, कोलेनकाइमा। हम पहले ही इंग्लिश लिख दिए हैं, तो आपको हिंदी में भी इसका नाम कोलेनकाइमा को याद रखना है। तो कोलेनकाइमा साथियों क्या होता है, इसका मेजर वर्क साथियों है कि ये क्या करता है, पौधों को यांत्रिक सहायता प्रदान करता है। क्या करता है, पौधों को यांत्रिक सहायता प्रदान करता है। यांत्रिक सहायता प्रदान करने का मतलब क्या है, उसको क्या करता है, उसको यांत्रिक सहायता मतलब गतिज ऊर्जा भी देता है और गतिक सहायता भी करता है और स्थितिक सहायता भी करता है। यांत्रिक सहायता का मतलब हो गया गतिक सहायता भी, यानी गतिक के रूप में भी और स्थिति के रूप में भी, दोनों रूप से अगर सहायता प्राप्त जो प्रदान करे उसे हम कहते हैं यांत्रिक सहायता प्रदान करना। और जो पौधे में लचीलापन होता है, जैसे देखिए आंधी वगैरह आएगा तो ठल्ली उल्ली क्या करेगा, डोलेगा, पत्ता उत्ता हिलेगा, तो जल्दी टूटता नहीं है ना। क्यों नहीं टूटता है पता है, क्योंकि उसमें होता है स्थूल कोणोत्तक। उसमें क्या होता है, स्थूल कोणोत्तक। और स्थूल कोणोत्तक क्या करता है, लचीलापन में मदद करता है। पत्तों और तनी को बिना टूटे हुए, पत्ती और तनी को बिना टूटे हुए लचीलापन प्रदान करता है कौन, स्थूल कोणोत्तक। समझ गए ना। तो पौधों को यांत्रिक सहायता भी प्रदान करता है स्थूल कोणोत्तक। फिर बात करते साथियों एपिडर्मिस। यह एपिडर्मिस के नीचे पर्णवृत्त में पाया जाता है। साथियों एपिडर्मिस क्या होता है, एपिडर्मिस साथियों होता है पौधों के जो ऊपरी वाला भाग है ना, उसको पत्ता का जो ऊपरी वाला भाग है उसको एपिडर्मिस कहते हैं। पौधे का जो ऊपरी वाला भाग है, पत्ता का ऊपर वाला भाग, उसको एपिडर्मिस कहते हैं। और उसमें साथियों क्या पाए हैं, छोटे छोटे छिद्र पाए हैं जिसे हम रंध्र कहते हैं। क्या कहते हैं साथियों, रंध्र कहते हैं। समझ गए ना बात को, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट साथियों, इसकी सेल क्या होती है, जीवित होती है। जो आपकी क्या कहते हैं, जो आपकी कोलेनकाइमा होती है, जो कोलेनकाइमा होते हैं स्थूल कोणोत्तक, इसकी कोशिका कैसी होती है, जीवित होती है, लंबी होती है और अनियमित ढंग से कोनों पर पेक्टिन के कारण मोटी होती है। यानी कि साथियों जो आपका ये कह सकते हैं कि जो है स्थूल कोणोत्तक साथियों है ना, ये आपका क्या होती है, मोटी होती है कोनों पर। जैसे मान चलिए ये कोशिका मान लेते हैं, ये आप बना दिए, ये हम क्या बना साथियों, ये हम बना दिए स्थूल कोणोत्तक का कोशिका बना दिया, ठीक है ना, स्थूल कोणोत्तक कोशिका बनाए। तो साथियों ये कोनों पर क्या होती है, ये कोनों पर साथियों क्या होती है, ये मोटी होती है। नाम है इसका स्थूल है। स्थूल मतलब फूला हुआ ना, कहते हैं स्थूल शरीर हो गया इसका, एकदम स्थूल मतलब मोटा हो गया। तो ये कोनों पर साथियों क्या होती है, मोटी होती है। इसका कारण यह है कि इसके कोनों पर क्या पाया जाता है, एक पदार्थ पाया जाता है, इसको बोलते हैं पेक्टिन पदार्थ। क्या बोलते हैं, पेक्टिन पदार्थ के कारण ये कोनों पर क्या होता है, मोटा होता है। कौन, स्थूल कोणोत्तक, ठीक है। और कोशिका तो जीवित होगा ही, लंबी होगी और अनियमित ढंग से कोनों पर पेक्टिन के कारण मोटी होती है। अंतरकोश के स्थान का अभाव होता है। देखिए मेरे भाई, मैंने आपको पेरेन्काइमा में क्या बताया कि कोशिका के अंदर अंतरकोश के स्थान होता है, लेकिन स्थूल कोणोत्तक कोलेनकाइमा में नहीं होता है ना। कोलेनकाइमा में नहीं होता है, नहीं होता मतलब थोड़ा सा होता है। अभाव का मतलब होगा कि कह सकते हैं थोड़ा सा होता है, ज़्यादा नहीं होता है। से ये बताते हैं हम पेरेन्काइमा का। इसमें क्या है, देखिए गैप बहुत ज़्यादा है। वही साथियों अगर हम बनाएं किसका, स्थूल कोणोत्तक का, इसकी कोशिका निकली होती है, तो इसमें क्या साथियों, इसके अंतरकोश के स्थान क्या होते हैं, बहुत ज़्यादा कम होता है, बहुत ज़्यादा कम, नगण्य कह सकते हैं किसमें, स्थूल कोणोत्तक में। समझ गए ना। तो इतना समझ गए होंगे। अब देखते हैं दृढ़ ऊतक। क्या देखते हैं, दृढ़ ऊतक। इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, स्क्लेरन, SCLERENCHYM, स्क्लेरनकाइमा। इसको इंग्लिश में ध्यान रखना है, स्क्लेरनकाइमा। इसका यूज साथियों क्या है, इस ऊतक की सेल मृत होती है। देखिए मैंने क्या बोला, पेरेन्काइमा का कोशिका जीवित होता है, कोलेनकाइमा का भी कोशिका जीवित होता है, लेकिन दृढ़ ऊतक जो है, स्क्लेरनकाइमा जो है, इसकी कोशिका मृत होती है। इस बात को ध्यान देना है, इसकी कोशिका क्या होती है, मृत होती है। और इसका साथियों जो मेजर वर्क है, ये पौधों को क्या करता है, कठोरता प्रदान करता है। जो देखें ना साथियों, जितने भी आपके रेशे वाले पौधे होते हैं, रेशे वाले पौधे होता है ना, रेशे वाले पौधे से जूट हो गया, पटसन हो गया, नारियल का जो फल हो गया, ये सब क्या होता है, रेशे वाला पार्ट। जहाँ रेशा वाला पार्ट होता है उसमें ज़्यादातर पाया जाता है दृढ़ ऊतक। नारियल जब खाते हैं तो कितना हार्ड होता है, नारियल होता है कि नहीं अंदर से, उसका जो नारियल का जो छिलका ऊपर से होता है कितना हार्ड होता है, बहुत ज़्यादा हार्ड होता है ना। क्या है, क्या उसमें होता है दृढ़ ऊतक। और ये क्या करता है, इनका काम में है कठोरता प्रदान करना। तो समझ के साथियों मेजर वर्क दृढ़ ऊतक का है कठोरता प्रदान करना, हार्डनेस प्रदान करना, क्योंकि मृत कोशिका होती है। समझ गए ना। आगे देखते हैं क्या क्या पॉइंट इसके बारे में हम आपको भी बता रहे हैं। ये लंबी होती है और पतली होती है, लंबी होती है, ऐसे लंबी होती है, ये पतली होती है। समझ के साथियों। और आगे देखते हैं, पतली होगी, लंबी होगी। यह पौधों को कठोर एवं मजबूत बनाता है, बोल ही दिए। सेल अत्यधिक मोटी होती है, इसकी कोशिका क्या होती है, अत्यधिक मोटी होती है। और उसका कारण क्या है, लिग्निन। ध्यान रखिएगा,
बोल देगा कि दृढ़ ऊतक की कोशिकाएं मोटी होती है, हार्ड होती है, किसके उपस्थिति के कारण? लिग्निन। ये लिग्निन जो साथी होता है ना, एक सीमेंट के जैसा खतरनाक पदार्थ होता है। सीमेंट के हाथ कैसा होता है? हार्ड नहीं होता है। सीमेंट हाथ होता है ना, क्योंकि चूना पत्थर का उसमें कच्चा पदार्थ होता है। तो साथियों लिग्निन क्या होता है? ये आपका सीमेंट के जैसा हार्ड पदार्थ होता है जो कि दृढ़ ऊतक को मोटाई प्रदान करता है। तो लिग्निन के कारण मोटा होता है। अंतर कोश के स्थान बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। पेरेन्काइमा में थोड़ा ज़्यादा था, कोलेनकाइमा में एकदम थोड़ा सा था, एकदम बहुत नगण्य। स्क्लेरेन्काइमा में बिल्कुल नहीं है। बात क्लियर हुआ? और ये सबसे ज़्यादा किस पौधे में पाया जाता है? जो रेशे वाले पौधे होते हैं, नारियल के पौधे हो गए, जूट पटसन हो गया, इस सब में सब ज़्यादा पाया जाता है दृढ़ ऊतक। बात क्लियर हुआ ना भाई? हो गया होगा। आगे देखते हैं। अब देखते हैं जटिल अस्थायी ऊतक। जटिल अस्थायी ऊतक, सरल अस्थायी ऊतक का तीनों पार्ट हमने देख लिया है ना। अब देखते हैं जटिल अस्थायी ऊतक। जटिल अस्थायी ऊतक मतलब इसका नाम है जटिल। जटिल मतलब कॉम्प्लेक्स, मजबूत है ना। तो इसमें पहला कौन आता है? जालम ऊतक। एक बात ध्यान रखिएगा, जटिल अस्थायी ऊतक को हम संवहन ऊतक भी कहते हैं। क्या कहते हैं? संवहन ऊतक भी कहते हैं। वस्कुलर टिश्यू यानी कि संवहन। संवहन का मतलब एक जगह से दूसरे जगह चीज़ों को पहुंचाना, या तो जल को पहुंचाएगा या तो भोजन को पहुंचाएगा। समझ गए ना? देखते हैं। तो जटिल अस्थायी ऊतक में कौन कौन होता है? पहला होता है जाइलम, फिर होता है फ्लोएम। वैसे तो हम क्या बताएं, कितना बार एनालिसिस में सबको फूक दिए हैं जाइलम फ्लोएम को, उसका 4 पार्ट होता है, चारों पार्ट का काम भी बता दिया है। लेकिन साथियों यहाँ पर हम थ्योरी पढ़ा रहे हैं तो हमको बताना पड़ेगा यहाँ पर, तो बताएंगे। चलिए देखते हैं। जो शुरू से देख रहा है ना उसको पता होगा कि जाइलम का हर एक पार्ट क्या होता है, सब बताए हुए हैं भाई, हम कितना बार बता दिए। जाइलम बारे में देखते हैं। यह एक प्रकार का संवहन ऊतक है। जाइलम क्या है? संवहन ऊतक है। संवहन मतलब ये चीज़ों को ट्रांसफ़र करेगा, चीज़ों को पहुँचाएगा किसी और से किसी और तक। समझ गए साथियों? यह पौधों को जल एवं खनिज लवण का प्रवाह करता है। मेरे भाई, पौधा जो आपका है, पौधे को भी जल चाहिए, खनिज लवण भी चाहिए। तो ये कौन पहुंचाता है? कौन पहुंचाता है? तो इसमें पौधा में एक विशेष प्रकार का जटिल अस्थायी ऊतक होता है जिनका नाम है जाइलम। जिनका नाम साथियों क्या है? जाइलम है। तो ये क्या करता है? पौधों को जल पहुंचाता है। अगर जल नहीं पहुंचाएगा पौधा को तो पौधा भोजन नहीं बना पाएगा। प्रकाश संश्लेषण याद है कि नहीं है? बिल्कुल याद होगा ना। प्रकाश संश्लेषण मतलब क्या होता है? तो बोलेगा पौधा जो भोजन बनाता है ना, और जिस प्रक्रिया द्वारा बनाता है ना, वही तो प्रकाश संश्लेषण है। और प्रकाश संश्लेषण के लिए क्या क्या चाहिए? पानी चाहिए, कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए, क्लोरोफिल चाहिए, और आपका और क्या चाहिए? हो गया ना, एक चाहिए आपका, बोल दिए सब ना, लिख देते हैं एक बार, सूर्य का प्रकाश चाहिए। तो ये 4 चीज़ें चाहिए। चारों चीज़ में कोनो चीज़ कमी है तो पौधा भोजन नहीं बनाएगा। तो उसमें साथियों क्या है? जाइलम महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है जल को पहुँचाने में। तो जो से जाइलम, जो से जल पहुँचाना और खनिज लवण को पहुँचाना। ठीक है ना? तो इतना आप समझ चुके हैं, तो लिख ही दिए। अच्छा, एक पॉइंट यहाँ पर लिखे हैं। ये क्या करता है साथियों? एक दिशीय कार्य करता है। एक दिशीय मतलब समझते हैं? एक दिशा में। एक दिशीय मतलब एक दिशा में, यानी कि जाइलम क्या करेगा? जड़ से जल को उठाएगा, मिट्टी से उठाएगा और कहाँ तक पहुँचाएगा? ऊपर तक पहुँचाएगा, पत्ता में। क्योंकि पत्ता में ही भोजन बनता है। पत्ता क्या है? किचन घर होता है पौधे का। पत्ता क्या होता है? किचन घर पौधे का होता है। तो ये आपका जाइलम क्या करेगा? एक दिशा में। सिर्फ जल आपका कहाँ है? तो बोलेगा जल मिट्टी में। तो मिट्टी से उठाएगा, जड़ के माध्यम से जाएगा ऊपर तक पहुंचाएगा, यानी कि एक ही दिशा में। अब ऐसा नहीं है कि ऊपर से भी जल ये नीचे पहुंचाएगा, ऐसा नहीं करता है, क्योंकि ऊपर जल ही है ही नहीं, ऊपर जल है ही नहीं। समझ गए ना? इसलिए बोल रहे हैं कि एक ही दिशा में कार्य करता है। अब जाइलम के कितने पार्ट होते हैं? 4 पार्ट। ये पूछ लेता है कौन कौन है? वाहिनिकाएँ, जाइलम मृदुतक, जाइलम तंतु। ये आपके जाइलम के 4 पार्ट होते हैं। अब चारों पार्ट का हम काम भी देखेंगे, कौन जल पहुंचाता है, कौन आपका कठोरता प्रदान करता है। क्योंकि जाइलम साथियों होता है क्या ना, जाइलम एक प्रकार का निर्जीव ऊतक होता है। जाइलम एक प्रकार का क्या होता है? निर्जीव ऊतक होता है। समझ गए ना? इसीलिए तो जटिल उसको बोल रहे हैं। अब निर्जीव चीज़ें ज़्यादा जटिल होती है ना। जैसे देख लिए लकड़ी, देख लिए लकड़ी निर्जीव चीज़ें हैं। सूखी लकड़ी तो कितना कठोर होता है, ज़्यादा होता है नहीं। अब जाइलम का पहला पार्ट है साथियों वाहिनिकाएँ। तो वाहिनिकाएँ देखते हैं, इसको ट्रैकियार्ड्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ट्रैकियार्ड्स। इसको नाम रहा जाता है ना, ट्रैकियार्ड्स नाम रख लीजिए तो फायदा है, नहीं तो क्वेश्चन छूट सकता है। इस बात को हम बार बार आपको नोटिस करवा रहे हैं। इस प्रकार की कोशिकाएं निर्जीव होती है। देखिए पूछ देगा कि अब जाइलम का 4 पार्ट है, चारों पार्ट निर्जीव नहीं होता है। सुनना भाई मेरे, जाइलम का 4 पार्ट पता है ना, 4 तत्व पता है, चारों पार्ट निर्जीव नहीं होता है। तो कौन कौन सा निर्जीव होता है वो आपको ध्यान रखना है। तो जाइलम, क्योंकि ये प्रश्न पूछा हुआ एलपी में, मैंने कराया भी है। तो जाइलम के साथियों जो वाहिनिकाय वाला पार्ट होता है ना, ये आपका क्या होता है? निर्जीव कोशिका होती है। वाहिनिकाय की जो कोशिका होती है कैसी होती है? निर्जीव होती है, लंबी होती है, नलिकाकार एवं दोनों सिरा पर नुकीली होती है। इस प्रकार से, इस प्रकार से लंबी भी है, यहाँ ये इस सिरा पर भी नुकीली है, इस सिरा पर भी नुकीली है, और क्या है? निर्जीव है। समझ गए ना बात को? तो ध्यान रखिएगा, ये क्या होती है? निर्जीव होती है। अब वाहिकाएँ की बात करें, वाहिकाएँ देखिए, वाहिनिकाएँ और वाहिकाएँ सेम है, लेकिन नाम थोड़ा थोड़ा अलग है। वो वाहिनिकाएँ हैं और ये वाहिकाएँ हैं।
ये क्या होता है, पतली बेलनाकार होती है। ये जल एवं खनिज लवणों के संवहन करती है। ये भी पूछ देगा कि जाइलम का तो काम ठीक है, जल और खनिज लवण का परिवहन करना, लेकिन जाइलम का कौन सा पार्ट, तो बोलेगा वाहिका है। कौन सा, वाहिका है। समझ गए ना। अब बात करते हैं जाइलम मृदु ऊतक का। किसका बात करते हैं, जाइलम मृदु ऊतक का। जाइलम मृदु ऊतक, मृदु ऊतक मतलब पेरेन्काइमा। अब पेरेन्काइमा का काम क्या है, मैंने बताया था ना, भोजन का पैकेजिंग करना, भंडारण करना, तो ये वही करता है। ये जीवित कोशिकाएं होती है। कैसी होती है, जीवित कोशिकाएं होती है, क्योंकि पेरेन्काइमा खुद जीवित होती है तो ये भी जीवित होगा, क्योंकि पेरेन्काइमा इसमें लगा है, सटा है, जो मृदु ऊतक के समान ही होती है। ये खाद्य पदार्थों का संचय करती है, शर्करा वगैरह हो गया है ना, इस सब का क्या करती है, संचय करती है। कौन, जाइलम मृदु ऊतक। बात क्लियर है मेरे भाई, आगे बढ़ते हैं। लास्ट है जाइलम तंतु। देखिए जाइलम तंतु क्या होती है, ये निर्जीव होती है। जाइलम तंतु क्या होती है, ये आपका निर्जीव कोशिका होती है, और इनका काम क्या है, पौधों को दृढ़ता प्रदान करना। ये जो जाइलम है ना, उसको दृढ़ता प्रदान करता है। कौन, जाइलम तंतु। बात क्लियर है, आगे बढ़े फ्लोएम के लिए। फ्लोएम के लिए आगे बढ़ते हैं। देखिए बस थोड़ा सा खत्म हो जाएगा। फ्लोएम के बारे में बात करें हम साथियों, तो फ्लोएम क्या है, आपको पता है, इसका मेजर वर्क क्या है, पौधों को भोजन पहुंचाना सभी अंगों में, और ये द्विदिशीय कार्य करेगा, मतलब ऊपर से नीचे भी, नीचे से ऊपर में। यह पौधों में भोजन का संवहन करता है। संवहन का मतलब हो भी करा, एक जगह से दूसरी जगह किसी चीज़ को ले जाना, और द्विदिशीय परिवहन करना है। अब पौधा का भोजन होता कहाँ, तो बोलेगा पत्ता में बनता है। अब पत्ता में बना है तो पौधा के सभी अंगों को भोजन चाहिए, सभी अंगों को भोजन चाहिए ना, तो पत्ता से ऊपर से नीचे पहुँचाएगा, जड़ को, तना को। फिर क्या साथियों, वो नीचे से भी ऊपर पहुँचा जाता है। नीचे से भी मान चलिए, नीचे से भी आपका क्या है, जड़ में भोजन है, तना में भोजन है, तो उसको क्या ऊपर भी पहुँचाया जाएगा। तो दोनों दिशा में ये कार्य करता है। कौन, फ्लोएम। बात क्लियर है, इसीलिए बोल रहे हैं द्विदिशीय परिवहन करता है। अब फ्लोएम के भी 4 पार्ट हैं जाइलम की तरह। कौन कौन से हैं, चालनी नलिका, सीव ट्यूब्स इंग्लिश में बोलते हैं। पहला क्या है आपका, चालनी नलिका। यह भोज्य पदार्थों का घुलित अवस्था में स्थानांतरण करता है। चालनी नलिका क्या करता है, यह भोज्य पदार्थों का, जो भोज्य पदार्थ है उसको क्या करता है, घुलित अवस्था में स्थानांतरण करता है, चालनी नलिका। ठीक है ना। सहकोशिका क्या करता है, सहकोशिका। अच्छा एक बात और ध्यान दीजिए, जो वयस्क केंद्रक होते हैं उसमें चालनी नलिका उपस्थित होती है। वयस्क चालनी नलिका में केंद्रक साथियों क्या होती है, उपस्थित रहती है। वयस्क चालनी नलिका बोल रहे हैं, एडल्ट का, उसमें केंद्रक साथियों क्या होता है, अनुपस्थित होता है। इस बात को लिख लेना, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। सहकोशिका, इसको कंपेनियन सेल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कंपेनियन सेल। ये कोशिका लंबी, पतली और चालनी नलिकाओं के पार्श्व में, यानी कि सहकोशिका साथियों होती है, ये आपके चालनी नलिकाओं के साइड में रहती है, चालनी नलिकाओं के साइड में रहती है। ठीक है ना। कौन, सहकोशिका। तो पूछ देगा कि चालनी नलिकाओं के पार्श्व में, पार्श्व मतलब साइड में उपस्थित कौन सी रहती है, सहकोशिका। ठीक है ना। इसका साथियों काम क्या है, ये आपका क्या है, आपका मदद करती है चालनी नलिका को, चालनी नलिका को मदद करती है साथियों। ठीक है ना। अच्छा ये पाए किस में जाता है, ये साथियों केवल आवृतबीजी पादपों में। आवृतबीजी समझते हैं क्या होता है, तो बोलिए कि आवृतबीजी तो वही होता है जो आपका क्या कहते हैं, एंजियोस्पर्म हुआ, उसी को तो आवृतबीजी बोलते हैं, जो कि पादप जगत का सबसे बड़ा समूह है, वही आपका क्या साथियों, आवृतबीजी है। तो केवल आवृतबीजी जो पौधे होते हैं उसके फ्लोएम में सिर्फ सहकोशिका पाई जाती है, क्योंकि आवृतबीजी दुनिया का सबसे विकसित पादप जगत है। ठीक है। फिर है फ्लोएम मृदु ऊतक। फ्लोएम मृदु ऊतक साथियों क्या होता है, यह भोजन का संचय करता है। संचय मतलब स्टोरिंग, मृदु ऊतक आ गया ना, मृदु ऊतक मतलब पैकेजिंग, संचय मतलब पैकेजिंग, संचय, संरक्षित, इस सब का मतलब पैकेजिंग होता है। फिर बात करें साथियों फ्लोएम रेशा। फ्लोएम रेशा क्या करता है, सिंपल सी बात है, ये क्या करेगा, कठोरता प्रदान करेगा। रेशा लग गया तो कठोरता प्रदान करेगा। यह लंबी होती है, निर्जीव, निर्जीव ध्यान रखना, निर्जीव होती है, दृढ़ कोशिकाओं के बने होते हैं, तथा फ्लोएम को यांत्रिक शक्ति और दृढ़ता प्रदान करता है। ठीक है साथियों। तो उम्मीद है साथियों अच्छा लगा होगा, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए साइंस बायोलॉजी को, ताकि आपको वहाँ PDF मिल जाए, और बाकी जो है अपना प्यार सपोर्ट इसी तरह दिखाते रहिए, और हम आपके लिए हमेशा प्रयास करते रहेंगे। ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।